नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और पिछले एक महीने से भोपाल कैश कांड की जांच में जांच एजेंसियां जुटी हुई है, लेकिन इस बीच सौरभ शर्मा अब तक जांच एजेंसियों के हत्थे नहीं आया, जबकि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। यूं तो भोपाल के इस धन कुबेर सौरभ शर्मा का इंतजार कई अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन एक महीने बाद फिलहाल सौरभ शर्मा का कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश का सियासी पारा जरूर हाई हुआ है। तो आखिर कहां है सौरभ शर्मा और क्या इस मामले से जुड़ा है कोई सियासी कनेक्शन? करेंगे बात आज इसी मुद्दे पर। हेमंत कटारे जी की भोपाल में आज अनेक प्रॉपर्टी है, अनेक संपत्ति है। तो सौरभ शर्मा विदेश में छिपा बैठा है, तो वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम उसके करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर दबिश दे रही है। कुछ ऐसा ही बीते दिन भी देखने को मिला, लेकिन इस मामले ने तब एक और बड़ा मोड़ ले लिया है जब सौरभ शर्मा के वकील ने काली कमाई का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले महीने चर्चा में आए सौरभ शर्मा के मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। मामले में तीन जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और तो और लगातार छापेमार कार्रवाई भी मध्य प्रदेश में जारी है। इस मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में ईडी कई जगहों पर पहुंच रही है। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर 52 किलो सोने से भरी हुई गाड़ी मिली थी, उस जगह के मालिक के घर भी ईडी ने दबिश दी। ग्वालियर के सीपी कॉलोनी में आज ईडी की सुबह से छापामार कार्रवाई की जा रही है। वो छापामार कार्रवाई सौरभ शर्मा के करीबी के अरोरा, जो पूर्व रजिस्ट्रार हैं, उनके निवास पर यहाँ लगातार जारी है। क्योंकि के अरोरा हैं, वो उस समय सुर्खियों में आए जब इनके करीबी विनय हासवानी के यहाँ जो गोल्ड से भरी कार मिली थी, जिसमें 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ नकदी मिली थी। उसके बाद में लगातार सुर्खियों में आए। आज पहली बार इनके यहाँ ईडी की छापामार कार्रवाई सुबह से की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ सुरक्षा में मौजूद हैं और क्योंकि के अरोरा इस समय निवास पर घर पर नहीं है, ऐसा बताया गया है, वो अपने बेटे के पास गए हैं। लेकिन जो कार्रवाई है निरंतर यहाँ की जा रही है। अब देखना होगा क्या इस कार्रवाई में क्या निकल के। आरटीओ के एक मामूली से सिपाही के पास कितना खजाना है, उसके काले साम्राज्य में कितने लोग उसके साथी हैं और खुद धन कुबेर यानी सौरभ शर्मा कहां हैं? इन सब का जवाब केंद्रीय जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। इन्हीं सवालों की तलाश में लगातार एक के बाद एक ईडी कार्रवाई कर रही है और निशाने पर हैं धन कुबेर सौरभ शर्मा के करीबी। मध्य प्रदेश में धन कुबेर सौरभ शर्मा के मामले में लगातार जांच एजेंसियों की जांच जारी है। शुक्रवार को भी ईडी की टीम ने ग्वालियर और भोपाल समेत सौरभ शर्मा के करीबियों पर कार्रवाई की है। करीब 8 जगहों पर यह कार्रवाइयां की गई है। तमाम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। यह देखना होगा कि उस दस्तावेज में ईडी क्या खुलासा करती है। पर पूरे मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर सौरभ शर्मा के वकील ने सौरभ की सुरक्षा की मांग की है। इस मुद्दे पर सौरभ शर्मा ने भी मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उसने पत्नी, मां और बच्चे की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही सुरक्षा मिलने पर सामने आकर सभी खुलासे की बात कही है। सौरभ और बाकी जितने भी आरोपीगण हैं, जिनको एजेंसियों ने मेंशन किया हुआ है कि ये आरोपी हैं, इन सब की जान को खतरा तो है। बहुत बड़ा केस है, बहुत ज़्यादा बड़े आरोप है। ये बहुत छोटे लोग हैं, इनको इतना बड़ा आरोपी दिखाया जाना, इतना बड़ा केस इनके सिर पे मढ़ दिया जाना, एक्चुअली में ये लोग इतने बड़े अपराधी हैं नहीं। ये लोग का कोई कसूर नहीं है, छोटे लोग हैं। सौरभ शर्मा के मामले में यूं तो कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन करोड़ों की सामने आई अकूत संपत्ति आखिर किसकी है और इसके कितने हिस्सेदार हैं, ये सवाल अभी जस का तस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो एक तरफ इस मामले की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर मामले में सियासी पारा भी हाई हो गया है, जहां नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सौरभ शर्मा किसका करीबी है और सौरभ शर्मा को किसका संरक्षण है। कैश कांड पर सियासी रण। सौरभ शर्मा को मिला किसका संरक्षण? करोड़ों की काली कमाई। राजनेताओं, अफसरों की मेहरबानी। सौरभ और बाकी जितने भी आरोपीगण हैं जिनको एजेंसियों ने मेंशन किया हुआ है कि ये आरोपी हैं, इन सब की जान को खतरा तो है। एक तरफ जहां सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य की जांच जारी है तो वहीं दूसरी ओर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस अकूत संपत्ति का क्या सौरभ अकेले ही मालिक है या फिर इसके कई हिस्सेदार हैं? इस सवाल के जवाब का जहां सभी को इंतजार है तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान फिलहाल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हैं। बीजेपी का कहना है कि सौरभ कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा था, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि धन कुबेर के बारे में भूपेंद्र जी को सब कुछ मालूम है। अभिमत सामान्यतः मंत्री जब मांगता है जब मंत्री की इच्छा होती है या विशेष का प्रेम होता है। भूपेंद्र सिंह जी का क्या विशेष प्रेम था सौरभ शर्मा से कि आपने इस पर अभिमत बुलवाया? सबसे पहले आपको उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का एक बयान सुना देते हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि वो इस मामले में बहुत जल्द एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनकी कायरता का कायल हो गया हूँ आज। उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी मध्य प्रदेश को, जिसमें कुछ एक एफएसएल का जिक्र किया है कि पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, भगवान जाने कब पॉजिटिव कब नेगेटिव क्या हो गई। और वो खुद गृह मंत्री थे। पहले तो उन्होंने एक बच्ची का उपयोग करके अब मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया। खुद गृह मंत्री रहते हुए एक केस लगा झूठा, और झूठा केस मैं कह रहा हूँ इस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए 10 बड़े सवाल किए हैं। इन सब के बीच पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और एक पुराने मामले को लेकर जांच की बात कही। जहां तक हेमंत कटारे जी का सवाल है, ये स्वयं 376 के आरोपी रहे हैं और 376 एक महिला पत्रकार की तरफ से ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। वो जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी रेप की, उसको किस तरह से नेगेटिव किया गया, वो पूरी कहानी मुझे पता है। वो भी मैं सामने लाऊंगा कि कैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट हुई। इसकी पुनः जांच के लिए भी मैं लिखूंगा। और हेमंत कटारे जी की भोपाल में आज अनेक प्रॉपर्टी है, अनेक संपत्ति है, ये कहां से आई? सूबे में धन कुबेर निकले आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले के बहाने सियासत जोरों पर है, तो सियासतदान न केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं बल्कि गढ़े मुद्दे भी उखाड़ रहे हैं। अब तक हो रही जुबानी जंग के बीच अब मामला शिकवा शिकायत और चिट्ठीबाजी तक पहुंच गया है। देखना होगा कि ये सियासत कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अभी तक सौरभ शर्मा है कहां पर। उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए और इसी के साथ ही हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है फिरोज सिद्दीकी जी आपका। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले दीपक मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, करीबियों पर, रिश्तेदारों पर, सबके घर पे छापा पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतने दिन से सौरभ शर्मा को क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्यों से अभी तक नहीं पकड़ पाया गया? जी मैं बता दूं कि यही यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिरकार क्यों सौरभ शर्मा इनकी गिरफ्त में नहीं आ पा रहा है। तमाम इनके उसके करीबी, उसके रिश्तेदार, उससे संबंध रखने वाले लोगों पर लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है, पर सौरभ शर्मा अभी भी उनकी लोकेशन से बाहर कैसे है, क्या उसकी जान को खतरा, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। कितना सही है यह भी देखना होगा। और लगातार जब उसकी लोकेशन
खंगाली जा रही है, तो क्यों आखिरकार वो लोकेशन में नहीं आ पा रहा है, किसका उसको साथ मिल रहा है, कौन उसके साथ में है, कौन कौन उसका साथ दे रहा है, ये तमाम बड़े बड़े प्रश्न हैं जिनके प्रश्न के उत्तर अभी यक्ष प्रश्न की तरह बने हुए हैं। और इसी को खंगालने के लिए चाहे मीडिया हो, तमाम जनता हो, वह भी जानना चाह रही है कि आखिरकार कहाँ है सौरभ शर्मा, क्यों नहीं आ रहा वो सामने, क्या उसे जान का खतरा है तो क्यों नहीं जो मांग कर रहा है, और क्यों वकीलों के माध्यम से बात सामने आ रही है, क्यों उसका कोई ऐसा वीडियो नहीं सामने आ पा रहा है। तो तमाम बड़े बड़े ऐसे प्रश्न सामने जरूर खड़े हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही है और इस जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो जगहों पर अलग अलग दबिश देखने के लिए मिल रही है। बीते दिन भी शुक्रवार को भी बड़ी कार्रवाई की थी और 8 लोकेशन पर यह कार्रवाइयां की गई थी, जिसमें उसकी मौसेरी बहन, उसके जीजा का जो मौसेरा जीजा, उसका पार्टनर और उसके अलावा जो यहाँ पर डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब क्या इनका आपस में कनेक्शन है, यह पूरी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल ईडी की टीम ने जांच के बाद ही यह दबिश दी थी और उसके बाद यह पूरी कार्रवाइयां की जा रही है। और आखिरकार सौरभ शर्मा कहाँ है, देश में है या विदेश में, यह बड़ा प्रश्न बना हुआ है। यदि विदेश में है तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, और देश में है तो क्यों नहीं आ पा रहा है सभी जांच एजेंसियों के घेरे में होने के बावजूद इनके हाथ सौरभ शर्मा। बिल्कुल, तो सौरभ शर्मा आखिरकार जांच एजेंसियों के हाथ क्यों नहीं आ पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि धन कुबेर जिसके पास से इतनी बड़ी संपत्ति जो है वो मिलती है, जब्त कर ली जाती है, ये भी एक सवाल है। हमारे साथ गुंजन चौकसी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। गुंजन जी, क्योंकि जब हम वकील के बयान को सुनते हैं सौरभ शर्मा के, तो उनका कहना है कि एक छोटा सा व्यक्ति है, उसकी कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये कह दिया जाता है कि उसकी जान को खतरा है। दूसरी बात ये भी वकील कहते हैं कि ये जो संपत्ति है वो सौरभ शर्मा की नहीं है, बल्कि कई नेताओं की है, कई अधिकारियों की है। तो कौन से वो नेता हैं, कौन से वो अधिकारी हैं? देखिए कीर्ति जी, जब भी आप किसी भी मामले के बारे में जब बात करते हैं तो उसका राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें सरकारी एजेंसीज काम कर रही हैं, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है, न्यायालय अपना काम कर रहा है, और जो भी न्यायालय की प्रक्रिया होती है उसको उसी हिसाब से किया जाता है। किसी और पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, किसी का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम लगाना, ये सिर्फ कांग्रेस की एक रणनीति है, क्योंकि उन्हें हर एक मुद्दे को अपना राजनीतिक चूल्हा समझकर उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की जो आदत है वो उनकी पुरानी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कार्रवाई होती है, चाहे वो पुलिस कार्रवाई हो, चाहे वो प्रशासनिक कार्रवाई हो, वो न्यायालय की कार्रवाई हो, उस सब में साथ देती है और उसमें पूरी रूप से हम संकल्पित और प्रतिबद्ध हैं। अगर कहीं अपराध, लेकिन गुंजन चौकसी जी, अगर जांच एजेंसियां ही इस तरह से संदिग्ध पाई जाए, वो उनके ऊपर ही उनकी जो कार्यप्रणाली है वही अगर संदिग्ध पाई जाने लगे तो फिर भरोसा कैसे होगा? और फिर तो सवाल यह भी उठता है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है, सौरभ शर्मा गायब है, तो फिर पुलिस की बात करें या फिर तमाम जांच एजेंसियों की बात करें, क्यों अभी तक सौरभ शर्मा को ढूंढ नहीं पाई है? लगातार करीबियों पर जांच हो रही है, तो फिर सौरभ शर्मा क्यों नहीं हत्थे चढ़ रहा है? और यह भी कहा जा रहा है कि आरोप लग रहा है भूपेंद्र सिंह पर कि उनका संरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं हेमंत कटारे, पहले अपने दामन में झांक कर देखें। क्या उनके अपराधों की लिस्ट में यहाँ पर डिबेट के बीच में रखना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि उनके इतने अपराध किए हैं कि अगर मैं लिस्ट जाहिर करूंगी तो हमारे 1 घंटे भी कम पड़ेगा। क्या हाईकोर्ट में उनके केसेस नहीं चले? क्या महिला ने आत्महत्या नहीं की? ऐसे, लेकिन जो अपराध की श्रेणी की चीज है वो न्यायालय के दायरे में रख के उसे देखा जाता है। उसको राजनीति से मिक्स करना मैं सही नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। ये कांग्रेस सिर्फ इन दोनों को एक रूप से मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लाती है। ईडी हो चाहे सीबीआई, वो अपना काम कर रही है और वो जैसे ही किसी नतीजे पे पहुंचती है वो रिपोर्ट सबके सामने पेश होती है, कोर्ट में भी पेश होती है। ये देखिए, मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूँ, जहां पर ये उदाहरण थोड़ा अलग है लेकिन आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जहां पर कांग्रेस हारती है वहां पे कह देती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। उन प्रदेशों में जहां पर वो जीतती है वहां उनके हिसाब से ईवीएम मशीन एकदम ठीक हो जाती है। जहां उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगते हैं तो कहते हैं ईडी और सीबीआई सब बिकी हुई है, लेकिन जहां
भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर नेता के ऊपर आरोप लगते तो उनके हिसाब से सब सुधर जाता है। तो ये जो एक सुविधा की राजनीति जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये किसी भी रूप में ठीक अभी नहीं आपको है। सुविधा की राजनीति नजर आ रही है क्योंकि, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि किसी का संरक्षण था, वरना एक मामूली सा ये आरक्षक वो कैसे धन कुबेर बन जाता है, इतनी अकूत संपत्ति उसके पास कहां से अर्जित हो जाती है और इसको कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगती है। फिरोज सिद्दीकी जी, अभी गुंजन चौकसी जी ने एक आरोप लगाया, एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब, जीत जाते हैं तो सब ठीक हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि मैं गुंजन चौकसी जी को पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो हेमंत कटारे जी के ऊपर वो आरोप लगा रही है तो वो आरोप ना लगाएं। वो पहली बात ये बताएं कि जब हाई कोर्ट ने हेमंत कटारे जी की एफआईआर क्वैश कर दी तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के हाई कोर्ट से बड़ी है क्या न्याय प्रक्रिया में? वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट की वकील है। बताएं क्या न्याय प्रक्रिया में कहीं कोई सरकार कुछ कर सकती है? और जब गृह मंत्री थे भूपेंद्र सिंह जी तब तो वो कोई कार्रवाई कर नहीं पाए। अब आप वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और ये उन्हीं के जमाने का कारनामा है जब जो उन्होंने किया था। नंबर 2 बात, कांग्रेस बहुत स्पष्ट बात कर रही है। अगर आप कह रहे हैं कि वो बाहर है इंडिया से, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफ इंडिया है, वो बता देता है कि कौन सा नागरिक कहां बाहर गया है, कहां ट्रैवल किया है, किस वीजे से गया है। क्या इतनी सी जानकारी लोकायुक्त को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑफ इंडिया नहीं बता पा रहा है? एक। नंबर 2 बात, वो अपने वकील से चर्चा कर रहा है, उनका वकील आरोप लगा रहा है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा नेताओं और अफसरों का है। तो इसमें कांग्रेस क्यों राजनीति ना करे? क्या जनता के पैसे पे डकैती डाली गई है तो कांग्रेस आवाज नहीं उठाएगी क्या जनता की? जीतू पटवारी जी ने, अरुण यादव जी ने, हेमंत कटारे जी ने ये काम किया। फिर जब हमने आरोप लगाए तो अभिनव बरोलिया जी जो हमारे प्रवक्ता हैं उनके ऊपर इन्होंने नोटिस दे दिया, भूपेंद्र सिंह जी ने मानहानि का 10 करोड़ का। अब हम चुनौती दे रहे हैं कि वो उस नोटिस को लेकर अदालत में जाए और अभिनव बरोलिया ने जो कहा है उसको असत्य सिद्ध करके बताएं। अब ये बात उन्होंने कहा, पूछा गया लोकायुक्त से कि ये संपत्ति इसकी आप जानकारी लीजिए, लोकायुक्त चुप है, एजेंसी सारी चुप है और हमने कनेक्शन जोड़ के बता दिया। बताएं कि अगर भूपेंद्र सिंह जी या गुंजन चौकसी जी ये बताएं कि जो नोटशीट हमने कल दिखाई हेमंत कटारे जी ने और नौकरी लगाने के लिए फर्जी नियुक्ति की गई, आरक्षक की नियुक्ति का अधिकार मंत्री को नहीं है, लेकिन उसके आदेश में, नियुक्ति आदेश में लिखा हुआ है कि मंत्री जी की नोटशीट पर हमने आदेश किया। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट वक्त थोड़ा कम है गुंजन चौकसी जी, क्योंकि इस तरह का बयान पहले भी आया था कि अगर मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई हो तो उसको सार्वजनिक किया जाए और मैं संन्यास ले लूंगा। अब कांग्रेस कह रही कि हमने तो सार्वजनिक कर दिया है। गुंजन चौकसी जी, देखिए कीर्ति जी, कितनी दोहरी बातें करते हैं, कितनी दोगुलापन करते हैं कांग्रेस के नेता। आज आपने फिरोज सिद्दीकी जी को सुना, उन्होंने क्या कहा कि जब हेमंत कटारे के मामले में न्यायालय कोई अपना फैसला सुनाता है, जांच एजेंसी कोई काम करती है, तो उन्होंने कहा कि इन्हें विश्वास रखना चाहिए। तो वही बात सौरभ शर्मा के केस में क्यों नहीं लागू होती? सौरभ शर्मा के केस में भी एजेंसी अपने काम कर रही है। गुंजन चौकसी जी, आप खुद देखें कि जब एक साल पहले जांच एजेंसियां पहुंचती है तब उसकी जांच अब संदिग्ध घेरे में क्यों आ जाती है? गुंजन चौकसी जी, जहां पे दोषी पाए जाते हैं या जहां पे उनके ऊपर कोई ऑर्डर आ जाता है तो ये कहते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया है। गुंजन जी स्वयं अधिवक्ता है तो समझेंगे। ठीक है, गुंजन चौकसी जी को शायद आवाज नहीं पहुंची। गुंजन चौकसी जी, इससे पहले जब लोकायुक्त की टीम जांच करती है तो फिर तब क्यों क्लीन चिट दे दी जाती है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है कीर्ति जी मेरे पास तक। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं दोबारा से आपके पास नहीं आऊंगी। एक छोटा सा रिएक्शन फिरोज सिद्दीकी जी जल्दी से दीजिएगा। हमारा ये कहना है कि हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि प्राइमा फेसी एविडेंस ये बताता है कि इनका भूपेंद्र सिंह जी का सीधा कनेक्शन था। ये भूपेंद्र सिंह जी ने ही सौरभ शर्मा को नौकरी दिलाई है। फर्जी न्यायालय समझने लगी है कांग्रेस अपने आप को जांच एजेंसी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही अभी तक भी बना हुआ है कि आखिरकार सौरभ शर्मा है कहां पर, किसका संरक्षण मिला था जिसके चलते इतनी बड़ी संपत्ति जो है वो अर्जित की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।